Assalamu alaikum students. Today lecture is about complexity analysis and asymptotic notations. तो complexity analysis से क्या मुराद है, इसके जो है उसको अंडरस्टैंडिंग करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि एल्गोरिथम्स जो हैं उनकी complexity से क्या मुराद है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपने जो है वो एक एल्गोरिथम जो है या एक प्रोग्राम आपने लिखा है जो कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। अब इस तरह से है कि वो फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है वो लेट्स सपोज कि आपका जो है वो 3 to 4 सेकंड्स या 30 सेकंड्स ऑलमोस्ट कह लें 30 सेकंड जो है वो ले रहा है एक एम्प्लॉय के फेस को रिकॉग्नाइज करने को या एक स्टूडेंट के फेस को रिकॉग्नाइज करने को। अब अगर आपके पास पूरी यूनिवर्सिटी के जो हैं वो ऑलमोस्ट 200 या 300 स्टूडेंट्स हैं, तो गेट पे अगर वो सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो 30 सेकंड अगर वो एक स्टूडेंट के ले रहा है तो आप गेस करें कि अगर आपके पास 200 या 300 स्टूडेंट्स होंगे तो उन सबको फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो वो ऑलमोस्ट वन आवर प्लस टाइम जो है वो 1.5 आवर्स जो है इतना टाइम रिक्वायर्ड है तमाम के तमाम स्टूडेंट को फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जब हम सिस्टम को डेवलप करते हैं उसमें उसकी टाइम को बहुत जो है वो देखा जाता है कि टाइम जो है वो हमारा टाइमली रिस्पॉन्स करना चाहिए, मिनिमम टाइम हमारा लगे सिस्टम की प्रोसेसिंग होने के लिए। तो कम्प्लेक्सिटीज जो है वो किसी भी एल्गोरिथम की या किसी भी प्रोग्राम्स की उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी है और एक आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की मैंने आपको एग्जांपल इस तरह से दी है कि आपके पास जैसे इनपुट आपके पास ज़्यादा हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहिए विद इन टाइम के लिहाज से, तो वही आपका जो एल्गोरिथम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस भी जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं या फिर आपके पास जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो इनकी जो स्पेस होती है या इनकी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेशन, स्पेस से मुराद उनकी मेमोरी है, कितनी मेमोरी आपका प्रोग्राम जो है वो एलोकेट कर रहा है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अगर वो आपका आपने उसको बेहतर तौर पर डाटा स्ट्रक्चर बैकएंड पे नहीं बनाया हुआ, आपने एल्गोरिथम जो है वो बेहतर तौर पर नहीं यूज किया हुआ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम होगा वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जब आप कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशंस बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसके लिए आपने बैकएंड पे उसका बेहतर एल्गोरिथम और बेहतर डाटा स्ट्रक्चर इस तरह से सिलेक्ट करना है कि मिनिमम स्पेस और मिनिमम जो टाइम में आपका जो प्रोजेक्ट है वो या आपका जो प्रोग्राम है वो रिस्पॉन्स कर रहा हो। इसे हम नाम देते हैं आपकी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ये जो एनालिसिस किया जाता है कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो हम देखेंगे डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स होते हैं इनकी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो किस तरह से किया जाता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक complexity analysis and asymptotic notations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन complexity analysis. तो complexity analysis बेसिकली है क्या? तो complexity of an algorithm is a function describing the efficiency of the algorithm in term of amount of data the algorithm must process. तो किसी भी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी से मुराद ये है कि वो टाइम और स्पेस के लिहाज से कितना अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको वो प्रोसेस कर रहा है। तो याद रखिएगा जो आप लैब में अभी आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत उसका स्मॉल कोड होता है, ठीक है, इनपुट और जो आउटपुट होती है वो मिनिमम होती है, इनपुट जो है वो आप मिनिमम है। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर आपने जो है वो सेव किया हुआ है 1000 या फिर 10,000 जो है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने अरेज में सेव किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो जब आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं उसमें से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड करते हैं, ठीक है, या किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम जो है वो फिर कितना लग रहा है, इस चीज़ को एनालिसिस करना आपकी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कहलाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर में जो एसेंशियल पार्ट है, आपका मेन पार्ट, वो आपके एल्गोरिथम्स हैं। तो एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट एक प्रोग्राम बनता है। जब कोई भी आप कमर्शियल टाइप की एप्लीकेशन या बड़ी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें आपने अपना एल्गोरिथम भी देखना होता है, उसमें आपने अपना डाटा स्ट्रक्चर जो है दोनों को कंसर्न करना होता है कि ये दोनों ही एफिशिएंट हों ताकि आपका प्रोग्राम बेहतर तौर पर वर्क कर सके। तो डाटा स्ट्रक्चर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एल्गोरिथम्स। तो हम जितने भी जो डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, डाटा स्ट्रक्चर अभी जो हमने पढ़े हैं वो अरे पढ़ा है और क्वी पढ़ा है। तो ये इसके अलावा और भी डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर स्टैक है, ठीक है, और इस तरह से जो है क्वी है, लिंक लिस्ट वगैरह, जितने भी जो डाटा स्ट्रक्चर हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ये कंप्यूटर में डाटा को एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उन डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं और उन एल्गोरिथम्स की हमें फिर जो है वो एफिशिएंसी देखनी पड़ती है। एफिशिएंसी
कौन से एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट वर्क कर रहा होगा, जो टाइम और स्पेस के लिहाज से बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे हम कहेंगे वो हमारा एल्गोरिथम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है. Some algorithms are more efficient than others. Therefore, we compare the performance of different algorithms and choose the best algorithm one to solve a particular problem. तो कोई भी जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम एल्गोरिथम्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सभी के सभी बेस्ट हों. ये डिपेंड करता है आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपना डाटा स्ट्रक्चर चूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एल्गोरिथम्स जो है वो डिफाइन करना है. क्लियर है? तो इससे तो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हमने बेसिकली कोई भी जो एल्गोरिथम है उसकी दो चीजें जो हैं वो उसको देखना होता है. एक उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है और एक उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है. देयर आर टू मेन मेजर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम व्हिच इज टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी. तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ इनपुट टू द एल्गोरिथम. तो इनपुट के लिहाज से, यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हैं अपने एल्गोरिथम को, तो उसके लिहाज से आपका जो प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, वो कितना टाइम लेता है उसको अपने अपने आपके प्रोग्राम को सॉल्व करके आउटपुट देने के लिए, उस टाइम को हम मानते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में. तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन. तो ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी का भी एक फंक्शन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है द अमाउंट ऑफ द memory or space an algorithm take in term of the amount of input to the algorithm. तो इनपुट अगर ज्यादा है तो उस लिहाज से आपका जो एल्गोरिथम है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए बैकएंड पे कितना सीपीयू में जो है या रैम में कितनी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इसका मतलब है कि जब भी आपने किसी भी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करना है तो दो मेजर्स आपने देखने हैं, एक उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी. तो जो टाइम के लिहाज से और स्पेस के लिहाज से ज्यादा एफिशिएंट होगा उस एल्गोरिथम को फिर आप जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. तो अब जो टाइम जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी को अगर आपने देखना है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए आपके पास 3 जो है केसेस होते हैं. तो यूजुअली द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉल्स अंडर 3 टाइप्स. तो बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस. बेस्ट केस क्या है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कि आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो मिनिमम टाइम है उसे हम बेस्ट केस का नाम देते हैं. जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास आपने अरे जो है वो लेट्स सपोज आपने इसको अरे में जो एलिमेंट पड़े उनको सॉर्ट करना है, ठीक है, और पहले ही लेट्स सपोज कि वो जो उसके एलिमेंट है वो पहले ही एक ऑर्डर में पड़े हुए हैं. तो आपका जो एल्गोरिथम है वो कांस्टेंट टाइम में उसको जो है वो सॉर्ट करके, क्योंकि वो पहले ही एल्गोरिथम जो है वो सॉर्टिंग फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो कांस्टेंट टाइम मिनिमम टाइम में जो है वो उसकी आउटपुट शो कर देगा. तो ये उसका बेस्ट केस कहलाए. तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज बेस्ट केस. एवरेज केस क्या होता है? एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू द प्रोग्राम, कि आपके प्रोग्राम को एवरेज कितना टाइम लग रहा है. एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं? तमाम के तमाम जितने भी जो अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स होते हैं उन सबको हम ऐड करके उनके नंबर्स पे डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास एवरेज टाइम आता है. तो लेट्स सपोज के एक इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि एक डाटा जो है इनपुट आपने दी उसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपको 5 सेकंड लगे, दूसरी इनपुट को प्रोसेस करने के लिए आपको 3 सेकंड्स लगे. तो इस लिहाज से जितनी भी जो एक प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, हर एक स्टेटमेंट का जो टाइम है उसका फिर हम एवरेज लेते हैं. मीन के सभी का टाइम को हम ऐड करेंगे और उनकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड पे डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज टाइम आ जाएगा प्रोसेसिंग का. तो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज एवरेज केस. थर्ड जो केस है वो आपका वर्स्ट केस है. वर्स्ट केस में क्या है? मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि आपके प्रोग्राम को मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा कि वो आपकी जो भी इनपुट आप उसे दें तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको आउटपुट शो कर रहा हो. तो मोस्टली जब हम कम्प्लेक्सिटी देख रहे होते हैं, अपने एल्गोरिथम्स की एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम वर्स्ट केस को देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम टाइम आपके प्रोजेक्ट को, आपके जो प्रोग्राम है उससे कितना लग रहा है. ठीक है, तो वर्स्ट केस को हम ज्यादा जो है फोकस करेंगे. आगे जो एनालिसिस हम करेंगे वर्स्ट केस का ही, क्योंकि हमें ये जब पता चल जाए कि इस एल्गोरिथम का जितने भी एल्गोरिथम है इनमें से मैक्सिमम टाइम जो है इस एल्गोरिथम जो है इतने टाइम में, मैक्सिमम टाइम में हमें आउटपुट शो कर देता है, तो हम अगर उस सबका टाइम जो है बाकी तमाम टाइम एल्गोरिथम के टाइम से लेस होगा तो हम उस एल्गोरिथम को सिलेक्ट करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 जो है वो बेस्ट केसेस हैं आपके एल्गोरिथम के. जी स्टूडेंट, हम अपने एल्गोरिथम के टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख रहे थे कि हम उसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं: बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस. तो बेस्ट केस बेसिकली मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोग्राम,
कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको, सॉरी मिनिमम टाइम कितना लगेगा, वो बेस्ट केस होता है। एवरेज जो है वो एवरी टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं कि हर एक लाइन ऑफ कोड का टाइम जो इतना भी आ रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड जितने भी सेकंड्स उसको लग रहे हैं, आप जो है उन सबका एवरेज करते हैं, वो आपका एवरेज टाइम होता है। वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कंप्लीट एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, उसे हम वर्स्ट केस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आगे एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम जो है, यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं 3, जिसे हम बिगो और ओमेगा और थीटा जो है उससे नोट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट देखें, जब आपके पास एक प्रोग्राम है, उसका इनपुट साइज अगर आप इंक्रीज करते जाते हैं, तो इनपुट साइज के इंक्रीज करने से उसके रनिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका जो एनालिसिस होता है इसे हम एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम का नाम देते हैं। आपने इनपुट साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है, पहले आपके पास 100 थी, आपने लेट्स सपोज कि उसको 500 किया, फिर 10,000 किया, इस तरह से आप इनपुट साइज को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, उससे आपके जो रनिंग टाइम की ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, इस एनालिसिस को हम नाम देते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो व्हेन वी लुक एट द इनपुट साइज लार्ज इनफ टू मेक ओनली द ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रनिंग टाइम रेलिवेंट, वी आर स्टडीइंग द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। तो an algorithm is said to be efficient when this function values are small or grow slowly compared to the growth in the size of the input। तो कौन सा एल्गोरिथम फिर ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट होगा कि जिसमें आप इनपुट साइज को बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका जो रनिंग टाइम जो है वो ग्रो हो रहा है स्लोली स्लोली, ठीक है। तो उस एल्गोरिथम को हम कहेंगे वो ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम। तो डिफरेंट अब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं आपके जो इनपुट साइज को रनिंग टाइम के लिहाज से देखने के लिए, कि आपके पास रनिंग टाइम जो है वो रनिंग टाइम के अगर आपने इनपुट साइज को इंक्रीज किया तो उससे रनिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ का एनालिसिस के लिए आपके पास 3 टाइप्स की नोटेशंस होती हैं, जिन्हें हम विगो नोटेशन कहते हैं, ओमेगा नोटेशन कहा जाता है, एंड थीटा नोटेशंस। तो दीज 3 नोटेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो लेट्स सपोज सबसे पहले जो हमारे पास नोटेशन है जिसे हम बिग नोटेशन कहते हैं, तो जितने भी आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उनमें फिर आप लाजमी तौर पर हर एक डाटा स्ट्रक्चर का बता रहे होंगे कि इसका बिग नोटेशन क्या है। तो बिग नोटेशन प्रोवाइड्स एन एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड्स। व्हाट डज इट मीन एन एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड? अपर बाउंड से बात यह है कि मैक्सिमम जो है वो टाइम, अपर लिमिट जो है वो बताएगा कि मैक्सिमम टाइम इस एल्गोरिथम को रन होने के लिए कितनी है। मीन कि ये आपको वर्स्ट केस प्रोवाइड करता है बिग नोटेशन जो है, कि मैक्सिमम टाइम आपको किसी भी एल्गोरिथम को रन करने का, इनपुट साइज को जब हम इंक्रीज करते हैं उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कितना लगेगा, उसे हम बिग नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो याद रखिए कि जितनी भी जो हम एल्गोरिथम के रनिंग टाइम होगा उसे फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सपोज कि आपका जो फंक्शन है रनिंग टाइम का फंक्शन वो g ऑफ n है, तो इसको हम बिग ऑफ n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ऑफ g ऑफ n if there are positive constant n naught and c such that at the end of the right of n naught the value of n fn always lies on or above the on or below the g of n। अब इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि आपके पास 2 फंक्शन है, एक आपका f ऑफ n फंक्शन है, एक आपका g ऑफ n फंक्शन है। तो किसी पॉजिटिव कांस्टेंट n नॉट वैल्यू, n जो है रिप्रेजेंट करता है आपके इनपुट साइज को। तो किसी पर्टिकुलर इनपुट साइज पर जब आप बढ़ा रहे हैं, इनपुट साइज बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट साइज आप बढ़ा रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर इनपुट साइज पर आपका जो फंक्शन है, जो टाइम है वो फिर क्या करता है, दूसरा वो उसको जो टाइम है वो उसको अपर बाउंड कर रहा होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस, तो ये बेसिकली आपको अपर बाउंड प्रोवाइड करता है कि किस टाइम पर आपका जो रन टाइम का फंक्शन है वो दूसरे आपके जो प्रोग्राम का रन टाइम का फंक्शन है वो अपर बाउंड कर रहा है। तो उस टाइम, उस जो इनपुट साइज के बाद जो है आपका रनिंग टाइम क्या कर रहा होगा, जो फंक्शन है उसको अपर बाउंड कर रहा होगा। तो इस नोटेशन को हम मैथमेटिकली फॉर्म में अगर देखना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, फॉर अ गिवन फंक्शन g ऑफ n वी डिनोट बिग ऑफ g ऑफ n, big of pronounced as big of g of n or sometimes just big of g of n, the set of the function
बिग ऑफ जी ऑफ एन एफ ऑफ एन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये सी कांस्टेंट जो है ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब आप दो रैंडम टाइम के फंक्शन को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें सी जो है, सी और एन नॉट आपके बेसिक कांस्टेंट हैं। एन नॉट आपका वो इनपुट साइज है, ठीक है, वो पर्टिकुलर इनपुट साइज जिसके बाद आपका जो फंक्शन है वो अपर बाउंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज एन ग्रेटर देन एन नॉट, कि आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एन इज अपर बाउंड, तो ये ग्रेटर देन जी ऑफ एन इज अपर बाउंड ऑफ अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एन। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखना है तो इस तरह से है कि आपका ये एफ ऑफ एन फंक्शन है, तो एन नॉट के बाद जो आपका जी ऑफ एन फंक्शन है वो इस फंक्शन को अपर बाउंड कर रहा है। तो ये आपको जो है वो ऑलमोस्ट अपर बाउंड मीन कि आपको वर्स्ट केस बताता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो इसकी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस रिलेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का है, मीन कि अगर दोनों के जो आपकी जो पावर्स हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम हो, अगर दोनों की पावर सेम है तो आपका जो है बिग जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये फर्स्ट जो रिलेशन दिखाया गया इसमें इस तरह से है कि 5n² + n, ये किसी भी प्रोग्राम की जो है वो रनिंग टाइम का जो है वो एक फंक्शन है। ये सेकंड प्रोग्राम है जिसका रनिंग टाइम n² है। तो ये दोनों प्रोग्राम, लेट्स सपोज के ये भी एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम है जिसका रनिंग टाइम ये है, दूसरा एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम है जिसका रनिंग टाइम ये है। तो इन दोनों का रनिंग टाइम हम कहेंगे कि एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो पावर है ऑलमोस्ट वो दोनों की सेम है। तो अगर इस तरह से है कि दोनों की जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी पावर सेम हो, ठीक है, तो उनके दरमियान में बिग नोटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। और सेकंड ये है कि हमने देखा था कि बिगो जो है वो ऑलवेज अपर बाउंड, तो इस मीन के जो बिगो का जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज उसकी पावर जो है वो लेफ्ट साइड पर जो आपके पास फंक्शन होगा उसकी पावर से ग्रेटर होगी। अगर लेफ्ट साइड पर जो है वो पावर मिनिमम है, राइट साइड पर जो फंक्शन की पावर ग्रेटर है, तब आपका बिगो जो है वो एग्जिस्ट करता है। लास्ट तीसरी एग्जांपल ये है कि आपके पास चूंकि बिगो नोटेशन की हमने ये डेफिनेशन की है कि बिगो जब होता है तो आपके पास फंक्शन अपर बाउंड करता है, लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है n की पावर 3 ये लेस है, एसिम्प्टोटिकली इससे लेस है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये उसका जो है वो बिगो नहीं है। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो है मैंने शो की, जब उनकी पावर सेम है तो वो बिगो जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर जो है वो बिगो जो फंक्शन है उसकी पावर ग्रेटर है किसी दूसरे एल्गोरिथम से, फिर भी बिगो नोटेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर जो है वो इस तरह से है कि बिगो नोटेशन की पावर लेस है, लोअर बाउंड अगर हो जाता है, तो फिर आपके पास बिगो जो है वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बेसिकली आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनमें से इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आ जाता है कि बिगो नोटेशन दो फंक्शंस के दरमियान में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो देखना है आपको। ओके, सेकंड नोटेशन जो है वो आपकी ओमेगा नोटेशन है। बिगो नोटेशन जो है वो उसने आपको अपर बाउंड प्रोवाइड किया था, यानी कि मैक्सिमम टाइम कितना लगता है। तो ओमेगा नोटेशन जो है ये प्रोवाइड्स एसिम्प्टोटिकली लोअर बाउंड कि मिनिमम टाइम आपका कितना, ये आपको बेस्ट केस प्रोवाइड करती है। तो जो बिगो नोटेशन थी वो आपको वर्स्ट केस प्रोवाइड करती है। क्लियर स्टूडेंट? तो फॉर अ गिवन फंक्शन g of n we denote g of n big of g of n big omega of g of n which can be defined as, तो omega of g of n is f of n। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शन f of n है वो अब अपर बाउंड कर रहा है g of n को, यानी कि g of n जो है वो लोअर बाउंड है हमारे किसी भी फंक्शन की, जो कि फंक्शन ये हम जो बना रहे हैं, ये जो f of n और g of n फंक्शन है, ये दो एल्गोरिथम्स का रनिंग टाइम है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो दूसरे एल्गोरिथम के रनिंग टाइम से लोअर बाउंड है, ठीक है, तो ये आपको बेस्ट केस प्रोवाइड करता है जिसे हम ओमेगा नोटेशन से नोट करते हैं। तो अगर हम इसका डायग्रामेटिकली देखें, ठीक है, ग्राफ इसका हम देखें, तो यहाँ पर आप देखें कि f of n इज बिग ऑफ g of n, मीन के